सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। आप लोग तैयार हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? असंख्य गुण धर्म क्या है और इसके प्रकार के बारे में ना। क्या बताए थे? विलयन का वैसा गुण धर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है, तो उसको बोले थे क्या? असंख्य गुण धर्म ना। इसके बाद हम लोग बात किए थे क्या? असंख्य गुण धर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताए थे? वासदाव का सापेक्षिक अवनमन, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ भी लिए ना। वासदाव का सापेक्षिक अवनमन क्या है, इससे संबंधित राउल्ट के नियम को लिखकर प्रमाणित भी किए कि ये किस प्रकार से असंख्य गुण धर्म है। ठीक है। अगला बात किए क्या? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है? इससे संबंधित राउल्ट के नियमों को लिखकर प्रमाणित करा कि यह एक असंख्य गुण धर्म है। ये भी हम लोग सीखे, न्यूमेरिकल भी बनाए ना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमांक का अवनमन क्या है। ठीक है। इससे संबंधित राउल्ट के नियमों को लिखकर प्रमाणित करें कि यह एक असंख्य गुण धर्म है। इत्मीनान से सीखेगा, बड़ा मजादार टॉपिक है बाबू। ठीक है। असंख्य गुण धर्म चारों भी आई है। कौन एग्जाम में आएगा मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन टंच रखना है सब। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? क्वथनांक के बारे में। वहां क्या बताए थे? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाहरी वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथनांक बिंदु। और जल का क्वथनांक कितना होता है? कितना होता है बाबू? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से जस्ट उसका उल्टा हिमांक बिंदु होता है। देखिए क्या होता है, लिखे हैं जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं तो वह ताप उस द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है। और जैसे लिखे हैं शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। इसको और अच्छे से समझिए, थोड़ा इधर देखिए। मान लिया जाए एक बंद पात्र में जल रखे हुए हैं। ठीक है। जब जल रखे और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल वाष्प के रूप में परिणत होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पन की क्रिया। और कुछ देर के बाद जब ज्यादा वाष्प हो जाएगा तो जो वाष्प जो है द्रव के रूप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? संघनन। ठीक है। और मान लो जब वाष्पन का दर यानी द्रव से वाष्प में बदलना और वाष्प से द्रव में बदलने का दर आपस में बराबर हो जाएगा तो उस दौरान कुछ ना कुछ इस द्रव के सतह पर दाब उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। इतना तो समझ में आ रहा है, पिछले भी क्लास में बताए थे। थोड़ा समझिएगा एकदम ध्यान से। देखिए, जब हम लोग इस द्रव को गर्म कर रहे थे तो वाष्प दाब क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इस द्रव को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या होगा? इसका वाष्प दाब जो है क्या होगा बाबू? अब घटेगा ना। यानी कम ही ताप पर जल्दी से द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा ना। और हम लोग यही पढ़े, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है वह ताप क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से और एक लाइन देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, जैसे ही कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे इस द्रव में तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी पहले यहां था अब मान लो यहां हो गया। तो बताओ अब जो है कम ही ताप पर ये जो द्रव है ये किस में बदल जाएगा? ठोस में ना। समझ में आया? यानी कम ही ताप पर इसका जो वाष्प दाब होगा, द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? कम ताप बोल रहे हैं, इसका मतलब हिमांक क्या है बाबू? ताप ही है ना। तो हिमांक क्या हो जाएगा बाबू? कम हो जाएगा। किसका? जब हम लोग शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिला देंगे तब। यानी
जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलायक को मिलाते हैं तो उसके हिमांक में क्या आता है बाबू, कमी आता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए मान लो यहां जो है शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल, ठीक है। अब इसका जो वाष्प दाब है यहाँ है और इसको कहाँ लाना है, ठोस अवस्था तक लाना है। और ये जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये मान लो वाष्प दाब का वैल्यू है, कुछ भी है। अब थोड़ा बताना, जब हम लोग विलयन बना लेंगे तो वाष्प दाब थोड़ा सा क्या होगा बाबू, घट जाएगा, इससे थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा नीचे है। तो बताओ इसको कम ही ताप पर तो हम लोग ठोस में बदल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलायक को मिलाते हैं तो उसके हिमांक में क्या आता है, कमी आती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक का अवनमन। जितना कमी आएगा उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन, ठीक है। तो बताइए, तो अगर हम लोग शुद्ध विलायक का हिमांक T0F मानते और इसको मानते TF, तो दोनों में कौन बड़ा है बाबू, T0F, और ये क्या है, छोटा। कितने का अंतर, तो क्या लिखेंगे, T0F माइनस TF, और इसी को बोल देंगे क्या हम लोग, डेल्टा TF। आया समझ में। और इसको भाषा के रूप में क्या बोलेंगे, हिमांक का अवनमन। वही लिखेंगे, देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलायक को मिलाया जाता है या घुलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कुछ ना कुछ कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F एवं विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक का अवनमन अर्थात डेल्टा TF निम्न प्रकार से होगा। क्या होगा बाबू, डेल्टा TF बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। शुद्ध विलायक के हिमांक को क्या माने हम लोग, T0F, ये ना, और इसको क्या बोले हैं, TF। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं हिमांक के अवनमन से संबंधित राउल्ट ने क्या कहा। देखिए जो नियम क्वथनांक के उन्नयन में दिया था वही नियम यहां भी होगा, सिर्फ वहां क्वथनांक का उन्नयन था, यहाँ क्या होगा, हिमांक का अवनमन। देखिए तो वहां क्या बताए थे, किसी विलयन में क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलर संद्रण के समानुपाती होता है, वहां बताए थे। लेकिन अभी क्या होगा, हिमांक का अवनमन विलय के मोलर संद्रण के क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं, ठीक है। जैसा पहले पढ़ाए थे पिछला लेक्चर क्वथनांक का उन्नयन, वैसा ही होगा सब चीज, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा TF को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन, ये समानुपाती होगा विलय के मोलरता के। क्लियर है। समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां जो लिखेंगे वहां लिखते थे KB ना, यहां लिखेंगे KF, ठीक है। और ये M, जहां KF को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है, और इसका मान जो है अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी परिभाषा देख लें, जैसे हम लोग KB का परिभाषा देखे थे वैसे इसका KF का भी क्या होगा परिभाषा बताइएगा। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, जब मोलरता वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी डेल्टा TF बराबर KF ना। अगर हम लोग इसका परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे, एकांक मोलर संद्रण वाले विलयन में क्या बोले, फिर से सुन लिया जाए, मोलरता जब 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, एकांक। मोलरता को मोलर भी बोल सकते हैं। तो एकांक मोलर संद्रण वाले विलयन में हिमांक के अवनमन को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। अगर इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या होगा बताओ, तो चूंकि डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या हो जाएगा M, तो KF का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा TF बटे क्या M, तो ऊपर वाले का मात्रक बटे नीचे वाले का मात्रक। ये तो ताप का अंतर है, चाहे हिमांक रहे या क्वथनांक रहे, बात तो सेम है। ये केल्विन हो जाएगा
मोललता का क्या होता है, मोल प्रति केजी, है ना, होता है मोल प्रति केजी, तो केजी चल जाएगा ऊपर, तो केल्विन केजी प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वही बात यहाँ लिखे था, देखिए लिखे क्या, हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी केएफ लिखे हैं, एकांक मोलर संघनन वाले विलयन में हिमांक के अवनमन को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, और इसका मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल होता है। जब m का वैल्यू, m मतलब मोललता ना, m का वैल्यू 1 मोल प्रति केजी हो तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू 1, अर्थात डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा। ठीक है, इधर हटाया जाए, आगे बात करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग मोललता के बारे में बात करते हैं। यदि विलय की मात्रा x ग्राम एवं विलायक की मात्रा y ग्राम हो तो मोललता क्या होता है बाबू, मोललता यानी स्मॉल m बराबर कितना होता है, याद है, विलय का मोल बटा केजी में विलायक का द्रव्यमान, लेकिन मोल के बारे में बात नहीं किए, मात्रा दिए हैं, तो वही 1000 x बटे क्या हो जाएगा, शुद्ध भार, शुद्ध भार को हम लोग अनुभार भी लिख सकते हैं, इंटू क्या y, यानी m बराबर कितना हो गया, ये वाला फॉर्मूला, ये ना। अब m का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ तो, डेल्टा TF बराबर KF तो रहेगा ही, m का वैल्यू ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, तो 1000 x बटे क्या, सूत्र भार इंटू क्या हो जाएगा y, तो सूत्र भार के बदले आप क्या लिख सकते हैं, अनुभार लिख सकते हैं, या डेल्टा TF बराबर KF 1000 x बटे क्या, अनुभार इंटू क्या हो जाएगा बाबू y। देखो तो इस समीकरण में डेल्टा TF अनुभार में कैसा रिलेशन है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं चूंकि हिमांक का अवनमन विलय के अनुभार को क्या बोलते हैं बाबू, मोलर द्रव्यमान ना पर निर्भर कर रहा है, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक क्या है बाबू, असंख्य गुण धर्म है, असंख्य गुण धर्म है। समझ में आया बाबू। देखो ये 5 नंबर का पूरा पूछता है, ठीक है, अगर 5 नंबर का पूछा जाए पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे क्वथनांक के उन्नयन में लिखे थे वैसे ही हम लोग यहाँ भी लिखे, सिर्फ वहां के भी आया था, यहाँ क्या आया है, KF, ठीक है, और सब बात क्या है, सेम है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग हिमांक के अवनमन से संबंधित कुछ अंकित प्रश्न करेंगे, ठीक है। देखिए जैसा हम लोग क्वथनांक के उन्नयन में सवाल किए थे जस्ट वैसा ही यहाँ भी होने वाला है, सिर्फ अंतर क्या होगा, वहां बात कर रहे थे क्वथनांक का और यहाँ बात करेंगे क्या, हिमांक का, ठीक है। तो देखिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 34.2 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में घुलाया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात करें। बड़ा आसान है, देखिए दिया क्या हुआ है बताइए तो, सुक्रोज की मात्रा
सुक्रोज क्या है बाबू, विलय ना, विलय को क्या मानते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू कितना है 34.2 ग्राम, ये ना। चलिए आगे बात करते हैं, जल की मात्रा कितना है, जल की मात्रा कितना है बाबू, इसको मानते हैं वाई, विलाय की मात्रा को वाई, तो बताइए कितना है 1000 ग्राम। आगे बात करते हैं, बिलियन का हिमांक पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, टीएफ बराबर वाट ना। तो आप बताइए यहां जलीय बिलियन है, इसका मतलब जल का हिमांक देखना पड़ेगा। जल का हिमांक को क्या मानते थे, T0F, ये कितना होता है बाबू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, टीएफ। तो देखिए तो आप क्या पढ़े हैं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू क्या एम। इसको थोड़ा और तोड़िए तो क्या लिखेंगे, T0F माइनस क्या टीएफ बराबर केएफ इंटू, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बटे क्या अनुभार इंटू क्या हो जाएगा वाई ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। T0F का वैल्यू केल्विन में ही रखिए, 273 केल्विन माइनस ये TF तो पूछ ही रहा है, इसका वैल्यू कितना है 1.86, ठीक है, और इंटू 1000 तो रहेगा ही, और x का वैल्यू कितना है बाबू रे 34.2, और नीचे में कितना लिखेंगे अनुभार, सुक्रोज का अनुभार कितना 342, चीनी है ये 342 ग्राम, और 1000 विलाय की मात्रा है। अब कैलकुलेट कर लेंगे आप, टीएफ निकाल लेंगे। देखिए इसको कैंसिल कीजिए, ये 10 नीचे आ जाएगा, दशमलव उड़ेगा तो ये दोनों भी कैंसिल। अब इसमें 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 273 माइनस टीएफ बराबर क्या हो जाएगा 0.186, इसमें 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, ये वाला प्लस इसमें आ जाएगा, घट जाएगा, मतलब टीएफ बराबर क्या हो जाएगा 273 माइनस 0.186, ये जो आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसा हम लोग क्वथनांक वाले में कर रहे थे वैसा ही यहाँ सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसका अनुसूत्र दिया हुआ है C6H8OH के उस द्रव्यमान की गणना करें जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 केल्विन की कमी हो जाती है। एक बात बताओ, क्वथनांक में क्या पढ़े थे, जितना वृद्धि हो उसको बोलते थे क्वथनांक का उन्नयन, याद आया। और यहां जो कमी हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक का अवनमन। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए विलय यहां क्या है, विलय की मात्रा पूछ रहा है ना जी, इसको भी बोलते हैं विटामिन सी बाबू, ठीक है। चलिए एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा यानी विलय की मात्रा पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, ये ना, यानी कितना ग्राम घुलाए, ये ना। और एसिटिक अम्ल कितना है बाबू, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में घुलाते हैं, मतलब ये क्या है विलायक ना। एसिटिक अम्ल की मात्रा कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं y का वैल्यू कितना है तो 75 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा टीएफ बराबर दे रखा है कितना 1.5 केल्विन। अब आपसे पूछ रहा है क्या, x का वैल्यू बताइए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दें या लिखेंगे क्या, चूंकि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता होता है, मोललता को यहीं तोड़ देते हैं, 1000x बटे क्या हो जाएगा अनुभार इंटू क्या हो जाएगा y। देखिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू तो दिया हुआ है 1.5 बराबर केएफ का वैल्यू 3.9 दिया हुआ है। अब 1000 गुने x बटा अनुभार किसका तो एस्कॉर्बिक अम्ल का, निकाल लेंगे आप लोग, थोड़ा सा आपको निकाल के बताते हैं। देखिए इसी जगह बताते हैं, C6H8OH है तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये हो जाएगा 6 गुना 12 ग्राम प्लस
8 गुना 1 ग्राम प्लस 8 गुना 16 ग्राम। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो 208 ग्राम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये अनुभार कितना लिख देंगे हम लोग, 208 ग्राम। और क्या हो जाएगा नू, y का वैल्यू कितना है 75, ये रख देंगे 75। तो x का मान निकाल लेंगे, x का जो भी आएगा वो किस में आएगा, तो ग्राम में। क्यों, द्रव्यमान पूछ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इससे आगे तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, एक अवाष्पशील यौगिक के जलीय विलयन में 18 ग्राम पदार्थ 200 ग्राम जल में उपस्थित है। ठीक है, जो 272.07 केल्विन पर जमता है। तो उस विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ये सब तो अब सवाल आसान हो गया होगा, देख लेते हैं। अवाष्पशील विलय या यौगिक एक ही बात है। विलय की मात्रा क्या मानते थे बाबू, x। ये कितना दे रखा है 18 ग्राम ना। देखिए और जल की मात्रा y ग्राम मानते हैं, यह है 200 ग्राम। कह रहा है क्या, विलयन जो है कितना पर जमता है, 272.07 केल्विन पर ना। यानी विलयन का क्या दे रखा है बाबू, हिमांक कितना है 272.07 केल्विन। और आपको T0F यानी शुद्ध विलायक का भी आपको हिमांक पता है कितना होता है, 273 केल्विन। अब तो फॉर्मूला रखो, T0F माइनस TF बराबर क्या लिखेंगे बाबू, KF इंटू क्या लिखेंगे 1000x बटे क्या अनुभार इंटू क्या हो जाएगा y। वैल्यू पुट कर देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका वैल्यू 273 माइनस इसका वैल्यू है 272.07 और KF तो जल के लिए आपको याद होना चाहिए 1.86 और 1000 गुना x की मात्रा 18 ग्राम। अनुभार पूछ रहा है, मतलब मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है ना। अनुभार इंटू इसका वैल्यू कितना है बाबू 200 ग्राम विलायक की मात्रा। अब यहाँ से अनुभार निकाल लेंगे आप लोग, अनुभार आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोलर द्रव्यमान। क्या कोई दिक्कत, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, जो भी आएगा वो ग्राम प्रति मोल में आएगा। ठीक है, और इसी तरह का एक दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। कह रहा है क्या, 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घुलाया जाता है। ठीक है, तो विलयन के हिमांक की गणना करें। ये तो और आसान सवाल है, क्या करेंगे बताओ। यूरिया क्या है, विलय है। यूरिया की मात्रा कितना, इसको मानते हैं x, ये हो गया 1 ग्राम ना। और जल की मात्रा कितना है बाबू, जल की मात्रा इसको क्या मानते हैं हम लोग y, इसका वैल्यू 75 ग्राम ना। अब यही फार्मूला रख दो। कह रहा है क्या, विलयन का हिमांक यानी आपको शुद्ध विलायक यानी जल का हिमांक आना चाहिए। T0F बराबर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ऐसे आप जनरली यूज कीजिए केमिस्ट्री में केल्विन में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि T0F माइनस क्या लिखेंगे बाबू, TF बराबर क्या होगा KF इंटू 1000x बटा अनुभार इंटू क्या y। अब देखिए हिमांक पूछ रहा है किसका, तो विलयन का, मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये ना। देखिए इसका वैल्यू 273 रख दीजिए माइनस TF और इसका वैल्यू तो 1.86 है इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 ग्राम। और यूरिया जो होता है
उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, अनुभार इसका होता है कितना ग्राम, 60 ग्राम। जिसको नहीं आता है वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, सीख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अनुभार 60 ग्राम इंटू कितना है बाबू 75। तो आप यहाँ से TF निकाल लेंगे, TF बराबर जो भी आएगा, हाँ वो किस में आएगा, तो केल्विन में। क्यों, केल्विन में यूज किए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है। जो बच्चे पिछला लेक्चर देखे होंगे ये तो धुइयां धुइयां उड़ गया होगा, क्या जी ना। चलिए आप लोग को सवाल बनाने में मजा आ रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, सीख रहे हैं आप लोग। चलिए एक दो और सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक निर्बल एक भस्मीय अम्ल के 0.1 ग्राम के 21.7 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन 272.817 केल्विन पर जमता है। तो उस अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ये तो अब आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिए निर्बल का मतलब क्या होता है, दुर्बल, कमजोर, ठीक है। और एक भस्मीय मतलब होता है जिसकी क्षारकता 1 हो। खैर ये विलय पदार्थ है। देखिए अम्ल की मात्रा, ये विलय है तो x मान लिया जाए, कितना ग्राम, तो 0.1 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जल में कितना, जल की मात्रा कितना है, जल की मात्रा यानी y मान लेंगे 21.7 ग्राम, ठीक है। आगे देखिए विलयन जो है कितना पर जमता है रे बाबू, 272.817, यानी विलयन का हिमांक दिया हुआ है TF कितना दिया हुआ है, 272.817 केल्विन, ये ना। और आपको शुद्ध विलाय के जल का हिमांक आता है कितना होता है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बस फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, T0F माइनस TF बराबर KF इंटू क्या, 1000x बटे क्या, अनुभार इंटू क्या हो जाएगा बाबू, y ना। तो क्या हो जाएगा, T0F का वैल्यू रख दो 273 माइनस TF का वैल्यू 272.817 बराबर KF का वैल्यू 1.86 इंटू 1000, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0.1 बटा अनुभार का वैल्यू कितना है, अनुभार किसका अनुभार, तो पूछ ही रहा है ना, अनुभार, और y का वैल्यू कितना 21.7। अब यहाँ से अनुभार निकालिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर द्रव्यमान, अनुभार ना, मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। ये जो आएगा ग्राम प्रति मोल में आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इत्मीनान से सीखेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दो तत्व A तथा B मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले यौगिक बनते हैं। थोड़ा समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है दो तत्व है A और B, ठीक है। दोनों से क्या बनता है, AB2 वाला यौगिक और AB4 वाला यौगिक। इतना तो समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। कहता है 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है। बात को समझिएगा अच्छे से। जब AB2 के 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो हिमांक में अवनमन अर्थात क्या, डेल्टा TF कितना हो जाता है, 2.3 केल्विन। यही सवाल है। अगला बात करते हैं आगे। कहता है जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है, यानी
जब Ab2 के बदले Ab4 के 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में घुलाते हैं, ठीक है, तो हिमांक में अवनमन कितना होता है बाबू? 1.3 ग्राम। आगे भी पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। यदि बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं बाबू Kf को, इसका वैल्यू कितना है? 5.1 केल्विन केजी प्रति मोल है, ठीक है। तो कहता है ए और बी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। एक बात बताना, एकदम ध्यान से सोचो, अभी जितना हम लोग फॉर्मूला पढ़े, कहीं आपने देखा कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था। हाँ, एक बात था, अनुभार निकाल सकते हैं, अनुभार निकाल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सोचना। एक बात बताओ, जैसे हम मान लें C2H4 है, इसका आपसे अनुभार पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? अनुभार। तो कैसे निकालिएगा? क्या लिखते हैं? 2 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्या लिखते हैं बाबू? 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और सब का भार निकाल करके जोड़ते हैं तो वो क्या निकल जाता है? अनुभार। यही ना, ये निकलता है। थोड़ा सोचिएगा, अगर हम इसी के बदले Ab2 दे दें, कहेंगे इसका अनुभार निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? लिखेंगे ए का मान कितना है? 1, तो 1 गुना ए का परमाणु द्रव्यमान प्लस बी कितना है बाबू? 2 गुना बी का परमाणु द्रव्यमान, और सब को जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर आएगा? तो अनुभार के बराबर ना। थोड़ा सोचिएगा एकदम ध्यान से। एक बात बताओ, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो आप जानते हैं, क्या ए कोई तत्व होता है क्या? ए का तो नहीं जान रहे, उसी तरह बी का तो नहीं जान रहे। ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल ए मान लेते हैं और इसको स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाएं, समझ में आया ये बात? थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा सोचिएगा अच्छे से। देखिए, उस सवाल का जवाब इधर दे रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। थोड़ा लंबा होगा इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है। उस सवाल का जवाब है यहां। देखिए, माना कि तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान बराबर स्मॉल ए मान ले, ठीक है। इसी तरह तत्व, अरे बाबू ए का ना, इसी तरह बी का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। तो क्या लिखेंगे? Ab2 का अनुभार कितना हो जाएगा रे बाबू? ए तो ए ग्राम माने हैं, ये ग्राम हो जाएगा, ये भी ग्राम, ए प्लस 2 भी हो जाएगा। देखिए ना, इसका ए ग्राम, इसका स्मॉल बी ग्राम, तो 2 गुना बी ग्राम, ठीक है, टोटल ए प्लस 2 बी ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से, इसी तरह Ab4 का अनुभार कितना हो जाएगा? क्या माने थे? ए का स्मॉल ए प्लस 4b क्या हो जाएगा बाबू? ग्राम। समझ में आया इतना सा बात? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है क्या, जब 1 ग्राम Ab2 को 20 ग्राम बेंजीन में घुलाते हैं तो हिमांक में
अवनमन कितने का होता है बाबू? अवनमन 2.3 है ना केल्विन होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू 1000 एक्स बटे क्या अनुभार इंटू क्या हो जाएगा वाई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा बताइए तो। डेल्टा टी एफ का वैल्यू 2.3 बराबर के एफ का वैल्यू दे रखा है 5.1 और 1000 तो पहले से ही। एक्स का वैल्यू कितना ग्राम? विलय की मात्रा 1 ग्राम बटा अनुभार किसका यूज करेंगे? AB2 का। क्या लिखेंगे बाबू बताओ? A+2B इंटू विलायक की मात्रा कितना है? 20 ग्राम ना। यहां से आप क्या निकाल लेंगे? A+2B। ये कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर लाएंगे, गुना भाग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो आएगा 110.87 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब क्या करेंगे? पुनः जब हम लोग 1 ग्राम AB4 को 20 ग्राम बेंजीन में घुलाते हैं तो अवनमन कितना होता है? 1.3 केल्विन का ना। इसी तरह जब 1 ग्राम AB4 को 20 ग्राम बेंजीन में घुलाते हैं तो हिमांक का अवनमन कितना होता है बाबू रे? 1.3 केल्विन ना। तो यही फॉर्मूला फिर से यूज कर दें। देखिए तो डेल्टा टी एफ के बदले कितना लिख देंगे? 1.3 बराबर के एफ का वैल्यू वही 5.1, 1000 तो रहेगा ही, और विलय की मात्रा कितना है? 1 ग्राम। अब यहाँ अनुभार कौन सा यूज करेंगे? A+4B, ठीक है, A+4B। अब आगे क्या होगा? विलायक की मात्रा कितना ग्राम? 20 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या निकाल लीजिएगा गुना भाग करके? A+4B। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 196.5। इसको समीकरण मान लीजिएगा 2। अब तो 9 में पढ़े थे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो एक बार 1 कट जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? B, और B का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? A। और A B क्या माने थे हम लोग? A का परमाणु द्रव्यमान और B का परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत यहाँ तक? A का वैल्यू और B का वैल्यू, ठीक है, जो आएगा वही हो जाएगा क्या? परमाणु द्रव्यमान। यही तो सवाल पूछ रहा था। कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ना। आज यहीं तक रहने दिया जाता है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। सबको गुड नाइट।